नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो गुप्त काल एवं हर्षवर्धन काल चैप्टर के हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये एसएससी, रेलवे, बैंक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए। इन सभी एग्ज़ामों में ये सभी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हो गया था। विश्वविद्यालय जो गुप्त युग में मशहूर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह गुप्त युग में मशहूर हुआ था। और अगर यह पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य ने किया था। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त वंश के शासक जो थे महेंद्र आदित्य, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगर पूछ लिया जाए कि यह विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? बताइए, बाणभट्ट जो था वह किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने जो रचना की थी वो भी पूछा जाता है। उनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, हर्षचरित और कादंबरी। ये रचना बहुत बार पूछा जाता है, ये दोनों। चलिए याद कर लीजिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिलेटेड हैं बताते चलूँगा, इसको नोट करते चलिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये बैंक और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऐसा महान शासक था जो अपने जीवन काल में कभी पराजित नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन का महान केंद्र था। विशेषता किस अध्ययन का महान केंद्र था ये नालंदा विश्वविद्यालय? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बौद्ध धर्म के लिए यह प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीगुप्त पहला गुप्त शासक माना जाता है। बता दूं आपको कि श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ये भी नोट कर लीजिए कि श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है? किसकी उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को इलाहाबाद शिलालेखों में वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फाहयान भारत आया था? चीनी यात्री जो था फाहयान किसके शासनकाल में आया था? किस गुप्त शासक के कार्यकाल में? बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहयान एक चीनी यात्री था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कथन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, विशेषता शासक वंशागत ही होता था और उत्तराधिकारी हमेशा बड़ा पुत्र होता था। यह गलत है और ये तीनों सही हैं। वे मुख्यतः भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्र में शासन करते थे, ये भी सही है। और न्यायिक व्यवस्था पूर्व समय की अपेक्षा ज़्यादा सशक्त थी, ये भी सही है। और भू कर ज़्यादा था और व्यापार एवं वाणिज्यिक कर कम था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गुप्त वंश के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। देखिए ये भी पूछा जाता है, कालिदास के जो प्रमुख ग्रंथ काव्य है वो पूछा जाता है, उनकी रचना पूछी जाती है। तो कुमार संभव जैसे हो गया, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम भी है, तो पूछी जाती है बार बार कालिदास की रचनाएं, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, नोट कर लीजिए इसे, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ? किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त वंश प्रसिद्ध था। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, कला और स्थापत्य कला के लिए। कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। इनकी 3 रचनाएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक है प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद। ये तीनों रचनाएं जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत जो थी ये गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्त शासक काल के दौरान निम्नलिखित में से
ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? बताइए कौन था महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ? ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वह महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत प्रारंभ किया था। गुप्त संवत शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि दोनों गुप्त संवत और शक संवत जो है उनके बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो 241 वर्षों का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सोना। सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बराहमिहिर क्या था? बराहमिहिर क्या था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खगोलज्ञ था। बराहमिहिर जो थे ये 5वीं और 6वीं शताब्दी के गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त के सिक्के जो थे वह उनके प्रति प्रेम दर्शाते थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं का वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके प्रति संगीत प्रेमी होने का सूचक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था और आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक माना जाता है। आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लिच्छवी दौहित्र किससे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं क्योंकि उनकी माता कुमार देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था गुप्त काल के दौरान? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुपये का। रुपये का जो था यह सिक्का चांदी में जारी किया गया था गुप्त काल के दौरान और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह सिक्का जो है जारी किया गया था। ये भी नोट कर लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके शासन काल में यह सिक्का जारी किया गया था चांदी का। इसे रुपये का या रूपक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रयाग में। प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था?
एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाणभट्ट। कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट थे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कादम्बरी का लेखक बार बार पूछा जाता है। तो बाणभट्ट जो थे कादम्बरी के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? चारों में से पूछा गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हर्षचरित, इसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। ये तीनों जो है हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, यह तीनों हर्षवर्धन की रचना है, यह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ह्वेन त्सांग के सम्मान के लिए किया गया था। ह्वेन त्सांग, इनके सम्मान के लिए आयोजित किया गया था कन्नौज सभा। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इतिहास के। ये चैप्टर से 1-2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए ध्यान से याद कीजिए और 1-2 बार वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।